नो वन कैन रिप्लेस यू, नो वन कैन रिमूव यू एक्सेप्ट योर अपॉइंटिंग अथॉरिटी। ओएनजीसी की जो सीटीसी है वो 22 लाख का है। होम पोस्टिंग लेना बहुत मुश्किल होता है, गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत मुश्किल होता है होम पोस्टिंग लेना। कि वुमेन के लिए स्पेसिफिक रिजर्वेशन नहीं है। वर्क लाइफ बैलेंस की अगर बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर में ज्यादा वर्क लाइफ बैलेंस है या कॉर्पोरेट्स में? कहा जाता है कि सरकारी नौकरी का टैग किसी भी नौजवान व्यक्ति को संपूर्ण बना देता है, और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि लोग डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर जैसे प्रोफेशंस को छोड़ करके गवर्नमेंट जॉब्स और सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं। लेकिन तमाम आकर्षण के बाद भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बहुत ही कम संख्या में गवर्नमेंट जॉब्स या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में काम करते दिखेंगे। आज के इस पॉडकास्ट में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट कहीं किसी चीज़ को मिस तो नहीं कर रहे हैं, चाहे वो पैसा हो, प्रमोशन हो या स्टेबिलिटी हो। और सिक्के के दूसरे पहलू पर भी चर्चा करेंगे कि किस चार्टर्ड अकाउंटेंट को गवर्नमेंट जॉब के बजाय कॉर्पोरेट या फिर प्रैक्टिस प्रेफर करना चाहिए। आज के हमारे गेस्ट हैं अभिनव राठौर, हु इज अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड करंटली वर्किंग इन डीडीए एज असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर। इन्होंने इस एग्जाम के अलावा और भी दूसरे मल्टीपल एग्जाम्स क्लियर किए हैं, सो आई बिलीव ही इज द करेक्ट पर्सन टू आंसर आवर क्वेरीज। इस पूरे वीडियो को वॉच करने से पहले आई रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके हर एक सब्सक्रिप्शन से हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम बेहतर फाइनेंशियल कंटेंट प्रिपेयर कर पाएंगे। अभिनव, पहला सवाल आपसे ये कि सीए एग्जाम क्लियर करना ज्यादा टफ है या फिर गवर्नमेंट एग्जाम्स को क्रैक करना ज्यादा मुश्किल काम है? देखिए, दोनों एग्ज़ाम की अपनी अलग स्ट्रेटजी है और अलग प्लान है। ये कोई नहीं कह सकता कि आपने अगर सीए फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लिया तो आप गवर्नमेंट एग्जाम भी फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लोगे। और कोई ना कोई सीए ऐसे होता है जो कई सारे मल्टीपल अटेम्प्ट्स निकालते हैं, बट दे क्रैक गवर्नमेंट एग्जाम विद प्रॉपर स्ट्रेटजी एंड प्रॉपर अलाइनमेंट। तो दोनों की अपनी अलग स्ट्रेटजी है, अलग प्लान है और अलग कोर्स ऑफ एक्शन है। क्योंकि सीए में क्या है ना, सीए आपके केवल सीए फाइनेंस रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं, बट गवर्नमेंट एग्जाम में ऐसा नहीं है। आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस यू विल बी आस्क्ड 75, अराउंड 75% आपका करिकुलम बेस्ड है एंड 25% क्वेश्चन जो होंगे वो आपके जनरल नॉलेज, रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे बेस्ड है। और आई थिंक मोस्ट ऑफ द सीएस जो क्वालिफाइड है दे सफ़र फ्रॉम दीज 25 क्वेश्चंस, तो उनके लिए ये बहुत चैलेंजिंग टास्क है। तो मेरे हिसाब से आपको गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करना, प्रॉपर मेंटरशिप और प्रॉपर गाइडेंस के साथ ही आपको स्टार्ट करना चाहिए। अदरवाइज़ यू विल फील डीमोटिवेटेड। अगर आप एक दो एग्ज़ाम दोगे और नहीं क्रैक कर पाए तो आप ऐसा सोचोगे यार मैं सीए हूँ और मैं इतना सा एग्ज़ाम नहीं निकाल पाया, इतने से बेसिक मैथ के क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाया, तो ये चीज़ आपके लिए थोड़ा सा डिस्करेजिंग हो जाएगा। तो आई थिंक आपको सीए बनने के बाद एक प्रॉपर चैनल और प्रॉपर माध्यम से आपको गाइडेंस लेनी चाहिए। तो सीए पास करने के बाद आपको पहली इंसाइट तो ये होनी चाहिए कि सीए पास होना इज नॉट इनफ, उसके लिए अलग से थोड़ा सा डिसिप्लिन और डेडिकेटेड स्टडी करने के बाद ही आप देखिए, असली चैलेंज तो स्टार्ट तब होता है ना जब आप सीए बन जाते हो। जब तक आप सीए नहीं बनते आप एक स्टूडेंट हो, और जिस दिन आपका रिजल्ट आता है उस दिन आपके आगे आप यू विल बी नो कॉल्ड अ स्टूडेंट। आपको एस्पिरेंट नहीं हो, आपको स्टूडेंट नहीं हो, आप एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हो। आप अपने आप में एक ऑर्गेनाइजेशन हो, चलती हुई ऑर्गेनाइजेशन हो और अपने आप में एक हस्ती हो। तो आपको जो भी आप बोलते हो तो बड़े ही सोच समझ के आपको बोलना है। आपका वर्किंग स्टाइल, आपका हर एक स्टाइल आपको उसमें रिफ्लेक्ट करेगा आपकी पर्सनैलिटीज़ में। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि आपको तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए आगे मल्टीपल गवर्नमेंट। इसी से जुड़ा एक दूसरा सवाल कि आपके पास कोई एस्टिमेट या कोई असेसमेंट है जिसमें आप ये बता सकें कि क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट में से इतने सर्टेन परसेंट लोग पीएसयू ज्वाइन करते हैं, इतने लोग कॉर्पोरेट में चले जाते हैं या प्रैक्टिस में चले जाते हैं, कोई ऐसा डेटा है? ऐसा कोई रफ डेटा तो नहीं है, बट मैं अपने पर्सनल बेसिस पे बोल सकता हूँ। अगर मेरे 10 फ्रेंड्स हैं तो उसमें से 4-5 प्रैक्टिस कर रहे हैं और 3-4 जो है प्राइवेट जॉब कर रहे हैं। उसमें आउट ऑफ 10 पीपल एक दो ही लोग जो है गवर्नमेंट एग्जाम के लिए एस्पायर करते हैं। दे एस्पायर बट दे आर नॉट इनटू गवर्नमेंट सर्विस। वो एस्पायर करते हैं, सोचते हैं, फिर वो कहीं ना कहीं अपना इवेल्युएट करते हैं और प्लान ड्रॉप आउट कर देते हैं। क्योंकि सोचना अलग चीज़ है, इम्प्लीमेंट करना उसको अलग चीज़ है। इम्प्लीमेंट बहुत कम लोग कर पाते हैं इस चीज़ को। और मुझे लगता है थोड़ा कंफर्ट भी आ जाता है कि लोग ये अगर एक बार सीए बन गए तो उन्हें लगता है अब और पढ़ाई नहीं देखिए, सीए बनने के बाद उनका ये होता है कि उनको जॉब चाहिए होता है, तुरंत पैसा चाहिए होता है, तो वो कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर में इंडल्ज हो जाते हैं और उनको अच्छा पैकेज मिलता है। उनको अराउंड 1 लाख के रफ आइडिया 1 लाख के मिल रही है सैलरी, तो वो सोचते हैं यार 1 लाख छोड़ के मैं इतनी कम सैलरी में, थोड़ा सा कम सैलरी में क्यों जाऊंगा। बट क्योंकि उनको इस बात का वही नहीं है कि गवर्नमेंट सर्विस में क्या आपके बेनिफिट्स हैं, क्या आपका रिस्पेक्ट है, वो चीज़ उनको आइडिया नहीं है। उनको कहीं ना कहीं एग्ज़ाम निकालने का तरीका नहीं पता, तो उनको ये सोचते हैं कौन अप्लाई करेगा, इतना मल्टीपल स्टेजेस हैं, तो इसी वजह से वो प्लान ड्रॉप आउट कर देते हैं। एक न्यूली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए
पीएसयूज या गवर्नमेंट जॉब्स में क्या स्टार्टिंग सैलरी पैकेज होता है? क्योंकि मैं कॉर्पोरेट्स में देखता हूँ इट स्टार्ट्स फ्रॉम अराउंड 7.5 लाख के आसपास में पैकेज होता है। तो इसी के समानांतर इसी के आसपास का कुछ पैकेज पीएसयूज में? देखिए पीएसयू में पैकेज जैसा सिस्टम तो हम नहीं वर्ड यूज़ करते हैं। और गवर्नमेंट सर्विसेज में क्या होता है, अगर आप सीए हो तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में लेवल होते हैं, क्लास 1 ऑफिसर्स, क्लास 2 ऑफिसर्स, क्लास 3, क्लास 4, 4 क्लासेस ऑफिसर, 4 क्लासेस वर्कर्स होते हैं। क्लास 1 को ऑफिसर ग्रेड बोला जाता है, क्लास 2 को भी बोल सकते हैं, क्लास 3 को ऑफिसर नहीं बोल सकते, वो क्लर्क हो गए, असिस्टेंट हो गए, दे आर नो कॉल्ड ऑफिसर्स। तो आपकी जो एंट्री लेवल होती है वो क्लास 1 से होती है। क्लास 1 ऑफिसर आप जैसे मैनेजमेंट पीएसयू में मैनेजमेंट ट्रेडी हो गया या आप ऑफिसर हो गए, अकाउंट्स ऑफिसर हो गए, तो उन लोग को अकाउंट्स ऑफिसर या मैनेजमेंट ट्रेनी बोला जाता है। क्लास 1 की जो बेसिक पे होती है, हर कोई पीएसयू 50,000 बेसिक पे होती है। उसमें आपका 30% जो है आपका एचआर इंक्लूड हो जाता है और 50% आपका डीए इंक्लूड हो जाता है। तो ये लगभग ग्रॉस सैलरी आपकी 1 लाख के आसपास बन जाती है। उससे ज़्यादा भी बन सकती है, वो पीएसयू टू पीएसयू डिफर करता है। और उसमें आपको कुछ डिडक्शन होते हैं, जैसे टीडीएस, एनपीएस का पेंशन का डिडक्शन होता है और कुछ और भी डिडक्शन हो सकता है अगर आपने कुछ सर्विसेज लिए, जैसे कि आपने मेडिक्लेम लिया हो या आपने इंश्योरेंस लिया हो या गवर्नमेंट ने कुछ आपके घर लिया हो, तो उसका लाइसेंस फी डिडक्ट होती है। डिडक्शन होने के बाद वो आपका रफली सैलरी बन जाती है 80 to 90,000 के हिसाब से। पर अगर हम ये अब मोस्ट पीएसयूज क्या कर रही है, कॉर्पोरेट लेवल जैसा काम कर रही है, तो उसमें वो अपने जो एडवर्टीजमेंट होते हैं उसमें आपको कभी एग्जिट सैलरी नहीं डिस्क्लोज करेगी, वो ग्रॉस बेनिफिट आपको डिस्क्लोज करेगी। और वो लिखती है द कॉस्ट टू कंपनी टू यू, जैसे ओएनजीसी की जो सीटीसी है वो 22 लाख का है। ओके, एक फ्रेशर चार्टर्ड फ्रेशर अकाउंटेंट को हाँ 22 लाख का सैलरी पैकेज मिलता है आपका। उसकी जो ONGC में। पोस्ट है वो फाइनेंस एंड अकाउंट्स ऑफिसर है। तो जितने बड़े पीएसयूज में आप जाएंगे उतनी बड़ी आपको पोस्ट मिलेगी। पोस्ट का नाम डेजिग्नेशन चेंज हो जाता है, उसमें फाइनेंस अकाउंट्स ऑफिसर है और कहीं मैनेजमेंट ट्रेनी होता है तो उसमें आपको असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस हो जाता है। हम रफ जो पोस्ट होती है वो कि असिस्टेंट मैनेजर से स्टार्टिंग होती है, उसके बाद आप डिप्टी मैनेजर बन सकते हो, फिर आप जो डिप्टी जनरल मैनेजर बन सकते हो। वो डिफर करता है पीएसयू टू पीएसयू। ओके ओके जी। पीएसयूज या गवर्नमेंट सेक्टर के जो कंपनीज हैं उनको लेकर के एक धारणा है कि हर 2-4 साल बाद में पोस्टिंग्स आती है। हाँ। तो क्या इस तरीके का भी सेटअप है? जैसे आप अगर अपनी बात करें हाँ। तो क्या हर 3 साल बाद ये ट्रांसफर्स या पोस्टिंग्स आती रहती हैं? नहीं कि आप ट्रांसफर पोस्टिंग आफ्टर कंपनी का, देखिए गवर्नमेंट में अगर आप किसी पीएसयूज में जा रहे हो तो वो पूरे पैन इंडिया काम करती है। और गवर्नमेंट का मानना ये है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर रीजन को बिलोंग करते हो तो आपको उस रीजन में ना रखा जाए। इसका कुछ खास कारण? इसका कुछ खास कारण ये है कि आपको डाइवर्सिटी आपको देखने को मिले। अगर आप जैसे वो इंटरव्यू के दौरान आपसे पूछते हैं कि आप जैसे अब लखनऊ से हो तो आपको पोस्टिंग हम गुजरात दे सकते हैं, और कहने के ऐसे ही होता है पीएसयू में पोस्टिंग। उनकी पहली पसंद यही होती है कि आपको अपने स्टेशन से हटा के जितना दूर रखा जाए उतना आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। और कहना कि जो आप जो है काम से अपना इन्फ्लुएंस ना कर पाएँ, तो वो चीज़ होता है। होम पोस्टिंग लेना बहुत मुश्किल होता है, गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत मुश्किल होता है होम पोस्टिंग लेना। गॉट इट। न्यूली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अगर पीएसयूज के लिए ट्राई कर रहे हैं तो उसमें किसी तरीके का रिजर्वेशन है, जैसे एसटी, एससी, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस, या फिर वुमेन्स के लिए किसी तरीके का कोटा? देखिए वुमेन के लिए स्पेसिफिक रिजर्वेशन नहीं है। अगर हम बात करें कास्ट बेसिस पे रिजर्वेशन है। आपका जो टोटल रिजर्वेशन बन के आता है 59.5% आता है, 60% सीट रिजर्व है, जिसमें कि ओबीसी का रिजर्वेशन 27% है, शेड्यूल्ड ट्राइब का 7.5% है और ईडब्ल्यूएस का 10% है और शेड्यूल्ड कास्ट का 15% है। ये रफ आइडिया है। टोटल रिजर्वेशन बन के आता है 60%। तो 60 अगर आप 10 सीटें हैं तो 6 सीट रिजर्व है कैटेगरी वाइज, जिसमें 4 सीट अनरिजर्व कैटेगरी है, उसमें जनरल कैटेगरी के लोग अप्लाई कर सकते हैं। साथ में जो स्पेशल एबल्ड चिल्ड्रन होते हैं, कैंडिडेट्स होते हैं, उनके लिए भी सीट रिजर्व की जाती हैं, बिकॉज उनको कहीं ना कहीं अपने लाइफ में चैलेंजेस बहुत देखने को मिलते हैं, इसलिए उनके लिए सीट रिजर्व की जाती है स्पेशल एबल्ड चिल्ड्रन के लिए। ओके, तो ये अपॉर्चुनिटीज जो हैं, जैसे ये जो एडवर्टीजमेंट्स निकल रही हैं, ये पोस्टिंग्स निकल रही हैं, ये सबके लिए है? इसमें मतलब अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं तो आपको एक एडेड एडवांटेज है, और बाकी रिजर्वेशंस के रूल सबके लिए कॉमन है? देखिए एडेड एडवांटेजेस तब बोलेंगे जब हमारे साथ कोई खड़ा हुआ है कंपटीशन में। एडेड एडवांटेज तब बोले हमारे साथ कोई कंपटीशन में खड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं जो पीएसयू में जो असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस की वैकेंसीज निकलती है वो ओनली सीएस आर एलिजिबल टू फिल दैट फॉर्म। तो आपका कंपटीशन सीए के साथ ही है, आपका विद इन द जो है विद इन द आपका जो है आपका करिकुलम बेस्ड कंपटीशन है। गवर्नमेंट जॉब्स में
सैलरी के अलावा दूसरे बहुत सारे परक्यूजिट्स हैं। जी। कुछ ऐसे परक्यूजिट्स के बारे में या कुछ ऐसे बेनिफिट्स के बारे में बताएँ जिन्हें आम लोगों को नहीं पता है या लेस अवेयरनेस है कि ये वो चीज़ है, अगर मैं गवर्नमेंट जॉब में जाता हूँ तो ये मुझे मिलेगा जो मुझे कॉर्पोरेट में नहीं मिल सकता है, जो मुझे प्रैक्टिस में नहीं मिल सकता है। देखिए, गवर्नमेंट सेक्टर में जो सबसे बड़ी चीज़ इंटेंजिबल एसेट जो आपकी रिस्पेक्ट है, पब्लिक इमेज है, वो बहुत बड़ी चीज़ है कि भाई हमारे लड़के ने सरकारी नौकरी ले ली है। तो ये जो टैग लेना और टैग प्राप्त करना अपने आप में ही बहुत बड़ा जो है गौरव की बात है। बाकी इसके साथ-साथ आपको हाउसिंग फैसिलिटीज़, तमाम तरह के अलाउंसेस, तमाम तरह के जो है आपको जो है टेलीफोन अलाउंसेस मिलते हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। और कहीं न कहीं आप गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हो और अब गवर्नमेंट जो ऑफिसर से इंटरेक्ट करने को मिलते हो, तो वो चीज़ अपने आप में एक बहुत अच्छा चीज़ है। ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स क्या है कि अगर कोई व्यक्ति पीएसयू में हाँ। जॉब शुरू करता है जी। तो वो किस लेवल तक जा देखिए, सकता है? अगर आप अभी जैसे आप किसी गवर्नमेंट सेक्टर में अपॉइंट होते हो, उसके 3 साल बाद आपको ट्रांसफ़र फेस करने को मिलेगा। ट्रांसफ़र आपको एक जगह से दूसरी जगह भी हो सकता है, एक पोस्टिंग से दूसरी पोस्टिंग भी हो सकता है। मेनली ये इसलिए किया जाता है, अगर आप किसी पोस्ट पे अपॉइंट हो और वो सेंसिटिव पोस्ट है, तो आपको उस पोस्ट से हटा के नॉन सेंसिटिव पोस्ट पे रखा जाएगा। 3 साल का ये फिक्स्ड है, ट्रांसफ़र होना ही होना है। उसके साथ-साथ आपको प्रमोशन भी होता है, मोस्टली प्रमोशन 5 ईयर बेस्ड होते हैं। किसी ऑर्गेनाइजेशन में फिक्स प्रमोशन होता है, जैसे इंश्योरेंस कंपनीज़ हो गई, उनमें हर 5 साल में प्रमोशन होता है। जैसे अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हो किसी कंपनी में, तो उसके अलावा आपको असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस, फिर डिप्टी मैनेजर, उसमें फिक्स एक हायरार्की होती है। कहीं न कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन में प्रमोशन स्टैग्नेंट होता है, इट इज़ बिकॉज़ ऑफ लो लेवल ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल। तो इस वजह से आपको प्रमोशन कम होते हैं। वो ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिफर करेगा आपका। ओके। जी। जिस तरीके का थ्रोट कट कंपटीशन देख रहे हैं जी। आप कॉर्पोरेट्स की बात करो, जिस तरीके से प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी की बातें की जाती है, अगर प्रोडक्टिविटी या क्वालिटी नहीं आती है, तो अगेन आप यू विल बी ले ऑफ, है ना? वर्क लाइफ बैलेंस की अगर बात करें, तो गवर्नमेंट सेक्टर में ज़्यादा वर्क लाइफ बैलेंस है या कॉर्पोरेट्स में? वर्क लाइफ बैलेंस की बात करें, और इससे पहले मैं एक पॉइंट बोलूँगा कि गवर्नमेंट सेक्टर और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जितना मुश्किल है उसमें एंट्री करना, उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल है उससे निकल पाना। कि एक रूल है गवर्नमेंट में कि आपको नो वन कैन रिप्लेस यू, नो वन कैन रिमूव यू एक्सेप्ट योर अपॉइंटिंग अथॉरिटी। तो गवर्नमेंट सेक्टर में आपको जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी होती है वो सीनियर लेवल की होती है, और कोई भी आपको कंपनी से कोई भी नोटिस, आपको कुछ भी करोगे तो आपको सबसे नोटिस इशू होगा, उसका आपको जो शोकॉज नोटिस इशू होगा, उसके बाद आपको जो अपॉर्चुनिटी दी जाएगी आपको सुनने की। तो तमाम तरह की जो है आपको जो है सारे स्टेप्स का फेस करना पड़ेगा। और बात करें वर्क लाइफ बैलेंस की, ऑफिशियल आवर है आपके जैसे 9 बजे से लेकर 6 बजे तक, तो 9 से पहले आपको कोई बुलाएगा नहीं और 6 बजे के बाद आपको कोई रोकेगा नहीं। अगर कोई आपको रोकता है तो वो पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ है, रूल्स के खिलाफ है। अगर हाँ कभी कभी जैसे ऑडिट चल रहा है, काम ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली वो आपसे भी एक्सपेक्टेड है, बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंट आपको भी हैबिट है लेट काम करने की, तो ऑडिट चल रहा है तो यू कैन बी प्लेस्ड आफ्टर ऑफिशियल आवर्स, बट उसके लिए आपको पे किया जाएगा ऑफकोर्स, कि आपकी कोई पर्सनल लाइफ में कोई हटा के आपको जो ऑफिस का काम नहीं कराया जाएगा। तो मतलब सबसे बड़ा एडेड एडवांटेज अगर मैं बोलूँ तो ये है कि वर्क लाइफ बैलेंस, ऑफिस में भी ऐसा बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं होना चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, और किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में आपको प्रेशराइज नहीं करेगा कि आप जो है ऑफिस वर्क से इतना प्रेशराइज होगा कि आप जो कुछ ऐसा गलत स्टेप उठा रहे हो। तो इस टाइप की नौबत कभी भी गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं आनी चाहिए। ओके, कोई ऐसा इंसिडेंट शेयर करेंगे जैसे जिसमें आपने देखा हो कि अनड्यू प्रेशर रहा हो, या मे बी ये कंपैरिजन आप किसी कॉर्पोरेट से कर सकते हैं। जैसे मैंने कॉर्पोरेट्स में देखा है कि छोटी-छोटी मिस्टेक्स पे लोगों को द नेक्स्ट डे यू आर किक ऑफ। यस। कुछ ऐसा भी होता है सरकारी नौकरियों में, या देख- जॉब सिक्योर है, एक बार मिल गई सो मिल गई? देखिए, एक बार सो मिल गई, परमानेंट तो कोई नहीं हो सकता। यू विल बी इन अंडर प्रोवेशन में अगर आप कोई भी मिस्टेक करोगे तो ऑफ कोर्स यू विल फेस अ सीवियर कॉन्सिक्वेंसेज, बट आफ्टर प्रोवेशन इज ओवर एंड आफ्टर यू आर परमानेंटली अपॉइंटेड, तो उसके बाद आपको कोई रिमूव नहीं कर सकता। कोई उसमें भी कई तरह के वर्ड यूज़ किए जाते हैं, डिसमिस किया जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है, आपको जो है आपको एब्सेंस किया जा सकता है। तो कोई भी आपको अननेसेसरी नहीं कर सकता, क्योंकि तमाम तरह की क्लियरेंस चाहिए होती है, ऑडिट की, विजिलेंस की, आईटी की, तमाम तरह की क्लियरेंस चाहिए होते हैं। हर डिपार्टमेंट में आपको ओके करेगा तभी आपको जो है रिमूव किया जाएगा। जी। ओके, ओके, ओके। सो इवन अगर मैं अपनी बात भी करूँ, जी। सो मुझे भी पीएसयूज़ का आई वाज़ क्वाइट इंक्लाइंड हाँ। फॉर पीएसयूज़ और गवर्नमेंट जॉब्स, बट द रीज़न आई थिंक आई कुडन्ट मेक इट वाज़ कि मेरे टाइम पे सही मेंटरिंग नहीं थी, मे बी सोर्सेज़ नहीं थे। अगर मैं आज बात करूँ कि कोई एस्पिरेंट है, सीए करने वाला है या सीए क्वालीफाई कर चुका है, और उसे कुछ सोर्स बताना हो, आपको लगता हो कि हाँ, ये वो मेंटरिंग प्लेस है, या ये यूट्यूब चैनल है, या ये वो चीज़ है जहाँ अगर वो कनेक्ट करता है,
तो उसे उसकी चाहत वाली चीज़ मिल जाएगी। कोई ऐसा प्लेटफ़ॉर्म, कोई ऐसी चीज़ें हैं? देखिए, मेरा मानना ये है कि समंदर की गहराई वही जान सकता है जो नीचे तक गया हो। अब जिसने कभी कोई एग्ज़ाम निकाला नहीं या जिसने कभी कुछ ऐसा कुछ देखा नहीं है, तो वो चीज़ उससे गाइडेंस लेना थोड़ा-सा आप बचिए, अवॉइड कीजिए। हमेशा आप उन्हीं लोग से मेंटरशिप लीजिए या उन्हीं से गाइडेंस लीजिए जिन्होंने मतलब गवर्नमेंट एग्ज़ाम दिए हों, इंटरव्यू तक पहुँचे हों, एटलीस्ट इंटरव्यू तक पहुँचे हों, जो आपको एटलीस्ट चीज़ें बता सकें। जी। व्हाट इज़ योर एम्बिशन? आई मीन आप किस तरीके से सीएस को हेल्प करना चाहते हैं? एंड द पीपल वाचिंग अस, आपसे अगर कनेक्ट करना चाहें तो आपके यूट्यूब चैनल के थ्रू या जी। किस तरीके से आपसे कनेक्ट कर सकते हैं? जी। एंड व्हाट यू कैन कंट्रीब्यूट फॉर योर सक्सेस? मेरा ये मानना है कि अगर आप सीए क्वालिफाई कर रहे हो और आप प्राइवेट जॉब भी कर रहे हो या प्रैक्टिस भी कर रहे हो, वट एवर यू आर डूइंग इन लाइफ, यू मस्ट ट्राई एटलीस्ट जब तक आपकी एज है, आप 25, मैं एवरेज मानता हूँ कि 25 साल में आप सीए क्वालिफाई कर लिए हो, 30 साल की एज होती है, तो ये 5 साल आपको एक्सप्लोर करना चाहिए, तमाम तरह के पीएसयू के एग्जाम भरने चाहिए, एटलीस्ट फॉर्म भरो, एग्जाम देने जाओ। और किस्मत कभी कभी आपकी ऐसी काम करती है कि आप बिना पढ़े आप एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हो। ये मेरा भी ये था, मैंने भी पावर ग्रेड का एग्ज़ाम दिया था, वो मेरे लाइफ का पहला एग्ज़ाम था। तो मैंने बिना पढ़े दिया और बिना पढ़े क्वालिफाई करके बिना पढ़े सेलेक्ट भी हो गया। इंटरव्यू की थोड़ी बहुत तैयारी करी, बस सेलेक्ट भी हो गया। तो कभी ना कभी आपकी किस्मत काम आ जाती है और आपको जो है बहुत लाइफ चेंज हो सकती है। और अगर आप मेरे से कनेक्ट करना चाहिए, मेरा चैनल है कैटलिस्ट डिकोडर, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका जो है जिक्र कर दिया जाएगा और आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें आप बताएँ, जैसे अगर सीए एग्ज़ाम पास करने जी। के बाद में, अभी हमसे आपसे पहले बात हो रही तो आप बता रहे थे कि फाइनल एग्ज़ाम जब क्लियर करते हैं, वो उससे जुड़े हुए क्वेश्चन्स नहीं आते, रेदर जो एग्ज़ाम्स में आते हैं गवर्नमेंट जॉब्स या पीएसयू जॉब्स में, वो क्वेश्चन्स आते हैं जो उन्होंने इंटरमीडिएट आईपीसीसी में पढ़ा होता है। हाँ, देखिए, मैंने गवर्नमेंट एग्जाम मैंने हर तरह के दिए हैं, चाहे वो सी से रिलेटेड हो और सी से रिलेटेड ना भी हो। तो हर एग्जाम का मेरे को पता है कि कौन से एग्जाम किस तरह के सिलेबस क्वेश्चंस आते हैं। सबसे जो फॉरमोस्ट पहला स्टेप नंबर 1 कि आपको फॉर्म भरना है। और फॉर्म आप तभी भरोगे जब आपके हाथ में प्रोस्पेक्टस होगा। उसका प्रोस्पेक्टस मतलब है एप्लीकेशन फॉर्म होगा। एप्लीकेशन फॉर्म में कहीं ना कहीं सिलेबस का जिक्र किया जाता है, एग्जाम पैटर्न होता है। एग्जाम पैटर्न को समझिए, सिलेबस समझिए। अगर सिलेबस गिवन है, सिलेबस के बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ये रिस्क नहीं लेगी कि वो सिलेबस से बाहर क्वेश्चन पूछे, अनलेस अनटिल बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड ना हो आपके सिलेबस रिलेटेड। उसके अलावा अगर आपका सिलेबस नहीं दिया है तो फिर आप उसके कुछ 4-5 सब्जेक्ट है उसको अच्छे से तैयार कर लो। और पूरे के पूरे 4-5 सब्जेक्ट नहीं तैयार करने हैं, हर सब्जेक्ट में कुछ बेसिक चैप्टर हैं और बेसिक चीज़ आपको तैयार करनी है। गलतियाँ कहाँ होती है बच्चों की कि सीए फाइनल दे देते हैं। अब सीए फाइनल में उन्होंने जो है कई सारी चीज़ें पढ़ी है, जीएसटी पढ़ी है, डीटी पढ़ा है, कॉस्टिंग पढ़ी है एडवांस लेवल पे, और वो वही चीज़ जानते हैं और वो भूल जाते हैं आईपीसीसी के लेवल बेसिक कॉस्टिंग की जो है स्टैंडर्ड कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है वो भूल गए, और यही चीज़ एग्जाम में आ जाता है। जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सीए से रिलेटेड, जो आपका फाइनेंस के एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, वो आईपीसीसी लेवल के क्वेश्चंस होते हैं और मोस्टली वो कॉस्टिंग, एफएम, अकाउंट्स और थोड़ा बहुत आपका टीडीएस, इन सबसे बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। और देखिए, मैं ये बता सकता हूँ क्या आने के ज़्यादा चांस है, और मैं ये कभी नहीं बोलता ये नहीं आएगा, क्योंकि ये ऐसा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं बोलेगा ये नहीं आएगा। क्या आना ज़्यादा आने के चांसेस है वो आपको हम बता सकते हैं। तो उसका एक प्रॉपर तरीका है, आप बेसिक क्वेश्चंस, बेसिक चैप्टर कर लीजिए। उसके अलावा आपको थोड़ा और एडिशनल चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत है, उसको आप सही तरीके से पढ़िए। ओके, कोई अपकमिंग एग्ज़ाम्स जो आपकी नज़रों में हों, जिसे अभी देखिए, आने अभी वाले एप्लीकेशन फॉर्म सबसे जो अभी जो ट्रेंडिंग एग्जाम वो पावर ग्रिड का चल रहा है, उसका एप्लीकेशन लिंक बंद हो चुकी है। एग्जाम अगले महीने हो जाएगा, अक्टूबर में हो जाएगा। इसके अलावा जो है न्यू इंडिया एश्योरेंस का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर फाइनेंस रिलेटेड लिंक ओपन है। इसके अलावा इरडाई असिस्टेंट मैनेजर की लिंक ओपन है। इसके अलावा जो है सिडबी जो है इसकी भी एप्लीकेशन लिंक ओपन है। ये 4-5 एग्जाम एप्लीकेशन लिंक ओपन है। हम आपका बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी दे देंगे आप, ताकि आप डायरेक्ट लिंक खोल के आप जो है एग्जाम फॉर्म भरिए। साल के कुछ ऐसे महीने जिनमें चांसेस या फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है इस तरीके के ओपनिंग्स आने की? जुलाई के बाद आपको अपडेट रहना पड़ेगा, क्योंकि जितनी भी वैकेंसीज आती हैं वो जुलाई के बाद आती हैं, चाहे वो सेबी हो चाहे वो नबार्ड हो। अभी नबार्ड फाइनेंस का आने वाला आएगा वैकेंसी, तो एप्लीकेशन अगले 2-4 महीने तक के अंदर अंदर उसका एप्लीकेशन आ जाएगा। तो रेगुलेटिंग बॉडीज़ के जो मैं बता सकता हूँ वो जुलाई के बाद होते हैं। एग्ज़ाम उसका जो है ऑलमोस्ट सर्दियों में होता है, दिसंबर में हो जाएगा। और जिस दिन जैसे आपने एप्लीकेशन लिंक आई उसके अगले 6 महीने तक आपकी पोस्टिंग भी होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ओके, ओके। सो दिस इज़ रियली इंटरेस्टिंग। आप के सजेशंस भी जी। हमने सुने, आपके एक्सपीरियंसेस भी सुने, और हम कोशिश करेंगे लोगों से
कि जिनके भी कोई क्वेश्चंस हो, चाहे वो इस टॉपिक से रिलेटेड हो, फाइनेंस से हो, टैक्स से हो, या कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें आपको लगता हो कि हम कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। हमारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगे, और भी आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप डू आस्क अस, वी वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू। तो अब जब तक दूसरी वीडियो पे हम आते हैं, तब तक के लिए आप अपना बहुत अच्छा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू। हमारे लड़के ने सरकारी नौकरी ले ली है।